अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 अबाउट एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया। हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूशन किसको कहते हैं, और इसके अलावा हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वाइड फोकस हैज मेड अस वेल अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। यानी कि पहले तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था कि पोल्यूशन क्यों फैल रही है या इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, और ना ही इस चीज का ध्यान रखा जा रहा था कि फैक्ट्रीज से जो स्मोक या धुआं निकल रहा है उसको कम किया जाए, चीजों को कम जलाया जाए, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करने की तरफ लाया जाए। लेकिन अब ड्यू टू मीडिया कवरेज एंड सोशल मीडिया इस चीज पर अब फोकस किया जाना शुरू हो गया है। बल्कि बहुत से ऐसे इको एक्टिविस्ट भी हैं जो इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। आपने रिसेंटली एक बहुत ही फेमस इको एक्टिविस्ट का नाम सुना होगा जो आपकी ही एज की है, एंड हर नेम इज ग्रेटा थनबर्ग। उसने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर जाकर क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज उठाई, क्योंकि वो ये चीज फोकस में लाना चाहती थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। उसको बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर बुलाया गया, इम्पोर्टेंस दी गई, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल रही थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो एक छोटी उम्र की बच्ची है जिसने इस चीज का एहसास किया कि अगर आज हम अपने एनवायरनमेंट के लिए काम नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डिजीजेस आने लग जाएंगे और आपके लिए साफ हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम आते हैं कि इसका सलूशन क्या है। वैसे तो आप किसी एक सलूशन पर काम नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। लेकिन हमने किसी न किसी सोल्यूशन की तरफ तो डेफिनेटली जाना ही है। तो एक प्रोबेबल सोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं 3R प्रिंसिपल। अब 3R प्रिंसिपल क्या है? पहला R है रिड्यूस के लिए, दूसरा R है रिसाइकल के लिए, और तीसरा R है रीयूज के लिए। पहला R रिड्यूस, कि आप अपने रिसोर्सेस का जो यूज है उसको थोड़ा सा कम करो। ये नहीं कि अपनी जरूरत की चीज इस्तेमाल ना करो, लेकिन ये कि अगर आपको एक चीज जरूरत नहीं है तो फिर उसको जाया ना करो। दूसरे आर आ जाता है रिसाइकल का, कि अगर आपके पास कोई चीज है जो रिसाइक्लेबल है, यानी कि जो दोबारा यूज की जा सकती है, तो बेहतर यही होगा कि आप उसको यूज करो। मैं सिर्फ घरों की बात नहीं कर रही, ऑब्वियसली आप घरों में एक दफा चीज यूज की हुई दोबारा कभी यूज नहीं भी कर पाते हो, लेकिन फॉर इंस्टेंस आपके घर में अगर ग्लास बॉटल्स हैं तो आप वो ग्लास बॉटल्स किसी को दे सकते हो जाया करने के बजाय, क्योंकि ग्लास बॉटल्स क्रश करके दोबारा ग्लास बॉटल्स की फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती हैं। उसके बाद है रीयूज। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जो रीयूज की जा सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास आपकी कोई जीन्स है, यू डोंट वांट टू वेयर इट एनी मोर, तो उसकी बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की पोर्शन में भी आ जाता है। आप उसके डिफरेंट बैग्स बना सकते हो, आप उसके अच्छे डायरी कवर्स बना सकते हो। इसके अलावा आपके कपड़ों की स्टिचिंग के बाद अगर कोई रिबन्स या प्यारे प्यारे मटेरियल बच जाते हैं तो वो भी आप रीयूज कर सकते हो। बॉटल्स भी रीयूज की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बॉटल्स का ऊपर वाला पोर्शन काट कर उनमें मिट्टी डालकर छोटे मोटे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। बहुत से मटेरियल्स रीयूज करके घर की डेकोरेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। अवॉइड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड सेव रिसोर्सेज बाय रीयूजिंग प्रोडक्ट्स। फिर से वही बात आ जाती है कि आप चीजों को जाया मत करो। देखो बच्चों, अगर आज आप रिसोर्सेज को जाया करोगे ना तो कल आपके लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और हमारे मुल्क में ये काफी आम बात है रिसोर्सेज को जाया करना।
उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज कम पड़ते जा रहे हैं। आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको आइडिया होगा कि पहले हमारे यहाँ गैस वॉज क्वाइट चीप, गैस का इतना बिल नहीं आया करता था, सस्ती होती थी, लोग बड़े आराम से यूज कर लिया करते थे। लेकिन अब गैस का बिल भी बहुत ज्यादा आता है। उसकी एक वजह महंगाई भी, लेकिन उसकी दूसरी वजह यह भी है कि हमारे जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स थे हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे रिजर्व्स मौजूद थे जहां से गैस निकलती थी, वो अब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट गैस को महंगा करती जा रही है, क्योंकि जब कोई चीज महंगी होती है तो फिर ऑब्वियसली लोग उसको थोड़ा ध्यान से यूज करते हैं। वही अगर आपने किसी चीज को सस्ता किया हुआ है तो लोग भी बड़े आराम से यूज करते रहते हैं कि चलो कौन सा ज्यादा बिल आ जाना है, और ये चीज उस रिसोर्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती चली जाती है। रिसेंटली साफ पीने के पानी का भी काफी शोर मचा रहा। अब आपको ये समझना चाहिए कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आज अगर आपके पीने का पानी मुश्किल से मिल रहा है, साफ पानी, तो कल को ये कितना बड़ा इशू बन जाएगा। लेकिन उसकी वजह यह है कि हम लोग इन चीज़ों को ज़ाया करते हुए सोचते नहीं हैं। अगर हम ख्याल करना शुरू कर दें आज भी, तो भी बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। आप अपने घर में अगर कोई काम नहीं हो रहा है चूल्हे पर या हीटर के सामने कोई नहीं बैठा, तो आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हो। बहुत सी चीज़ों में हम पानी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, बिला वजह इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत नहीं होती, या इस्तेमाल भी करते हैं तो आधे से ज़्यादा ज़ाया करते हैं और थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखो कि आपने रिसोर्सेज को ज़ाया नहीं करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में। आप साउथ एशियन कंट्रीज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इन केस यू डोंट नो कि साउथ एशियन रीजन कौन सा है। हम बात करने लगे थे कि साउथ एशियन कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट को लेकर। साउथ एशियन कंट्रीज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और उसके रीजंस। सबसे पहला रीजन है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या होती है? ओवर पॉपुलेशन तब होती है जब हमारी पॉपुलेशन यानी कि हमारी आबादी ज्यादा हो जाती है और हमारे रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाते हैं। अब इस वजह से क्या होता है? इस वजह से कंजेशन भी होती है, जगहें कम पड़ जाती हैं लोगों के रहने के लिए, रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, लोग ज्यादा होते हैं। इस वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज भी आते हैं। अगर आपके मुल्क में जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है और डेथ रेट कम है, तो दिस लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। Overuse of resources, again we have talked about it before. Overuse of resources यानी कि जितनी चीज आपने इस्तेमाल करनी है, आप उससे ज्यादा किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना साइकिल या अपनी कार धो रहे हो तो उस पे बहुत सा पानी लग जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा था कि जो भी घरों में अपनी गाड़ियां धोएंगे उन पर फाइन होगा। इस पर बहुत ज्यादा अमल तो नहीं किया गया, लोगों को ज्यादा फाइन्स नहीं किए गए, लेकिन अगर आप देखो तो इट इज बेटर कि आप कहीं जाकर किसी सर्विस स्टेशन पर जाकर अपनी गाड़ी धुलवा लो, बजाय इसके कि आप उसको घर में धोते रहो, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी वजह से पानी थोड़ा कम यूज होता है और गाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस चीज का ध्यान नहीं करते। हमारे यहाँ पानी को जाया करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह और भी रिसोर्सेज हैं, जैसे आप नेचुरल गैस ले लो, जैसे आप कोल ले लो। ये सारे रिसोर्सेज जो एक ना एक दिन खत्म हो जाने हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, अगर इनका अब ख्याल नहीं रखा जाएगा तो बच्चों, योर जनरेशन इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इतने प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर लाइफ फेस ना करने पड़े, डू टेक केयर ऑफ थिंग्स। Then we are going to talk about industrial growth without safety measures. अब हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो काम होता है, बहुत बार उनमें वो सेफ्टी मेजर्स नहीं देखे जाते जो देखे जाने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें से कुछ ऐसे धुएं निकलते हैं, कुछ ऐसे फ्यूम्स जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए
बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। लेकिन इन इंडस्ट्रीज को रोकने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई इनको नहीं कहता कि आप ये जो धुआं निकाल रहे हो कोई ऐसा सेटअप लगाओ कि अगर ये धुआं निकले भी तो ये उन पार्टिकल्स से साफ हो जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या इसमें कार्बन की जो तादाद है वो कम हो, क्योंकि कार्बन हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इससे बहुत से लंग्स डिजीजेस इमर्ज होते हैं। फिर इसी तरह हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो अपने डेंजरस केमिकल्स, और जो केमिकल्स उनको रिक्वायर्ड नहीं होते, वो इर्द गिर्द के दरियाओं में या समंदरों में फेंक देती हैं। उससे क्या होता है? उससे मरीन लाइफ अफेक्ट होती है। उससे फिर ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होती है, क्योंकि मरीन लाइफ में मछलियाँ आ जाती हैं तो आप मछलियों का गोश्त भी तो खाते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो समंदरों में उगती हैं वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। तो अल्टीमेटली आप भी वही डेंजरस केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो जो डिफरेंट फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं। इसी तरह ब्रिक किलिंग्स में से जो धुआं निकलता है दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट। लेकिन उसके बावजूद ब्रिक किलिंग्स बड़े आराम से चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई सोचता नहीं है कि इन फ्यूचर ये चीज़ कितना बड़ा मसला बन जाएगी। हर कोई सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और उसी हिसाब से चलता है। हेल्थ फैसिलिटीज लिटिल टू मीट ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड्स। अब एक वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में, या आप ये कह सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज में ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर लोगों को प्रॉब्लम्स हैं भी तो उनको प्रॉपरली मेडिकेट किया जा सके। हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं हैं कि लोगों का ख्याल रखा जा सके। बहुत सी डेथ्स इसी वजह से हो जाती हैं कि प्रॉपर मेडिकेटेड केयर नहीं मिलती। हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम ओवरऑल साउथ एशियन कंट्रीज़ में बढ़ता चला जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनवायरमेंटल चेंज या एनवायरमेंटल डैमेज से और क्या क्या होता है। एनवायरमेंटल डैमेज अपसेट्स द बैलेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है तो सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंच रहा होगा या कुछ जानवरों को। एनवायरमेंटल डैमेज जब होता है तो और बहुत से प्रोसेसेस हैं जो ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप ये देख लो कि एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से क्लाइमेट चेंज भी आएगा, फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। फ्लड्स आए हैं इस दफ़ा कई बार, उससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। ओवरऑल चीज़ कहाँ पहुंच गई? क्लाइमेट चेंज पे फिर से। ये आइस कैप्स मेल्ट होना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ये सब कुछ होना इस वजह से आते हैं फ्लड्स। और वो जो एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है कि इस टाइम पे फसल काश्त करनी है, इस टाइम पे लगानी है, वो सारे का सारा हिल जाता है। इसलिए और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, वाटर रिसोर्सेज पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई कि किस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करता है। अब इंडिया और पाकिस्तान इन द साउथ एशियन रीजन, ये दोनों कंट्रीज ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं कि उनकी इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स इनके पानी को खराब कर रहे हैं और गंदा कर रहे हैं, और उस वजह से वो पानी यूज के लिए सूटेबल नहीं रहता। देन सॉइल डैमेज ड्यू टू सीपेज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड इरोजन। अब सॉइल पोल्यूशन भी होती है। और सॉइल पोल्यूशन किस तरह होती है? अगर आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको, जैसे मैंने बताया पहले भी कि उनको सिटीज़ के बाहर किसी जगह डंप कर दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो इर्द गिर्द की सॉइल में आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अगर उस ज़मीन के नीचे से कहीं से कोई पाइप गुजर रहा है या करीब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सॉइल ज़्यादा है, कोई फसल उगाई जानी है, तो फिर ये सब कुछ आपकी सॉइल को ख़राब करता है। इन टर्न आपकी जो भी चीज़ उगेगी उसको भी ख़राब करेगा। अगर कोई पाइप गुजर रहा है जिससे साफ़ पानी का सप्लाई जारी है तो फिर वो भी अफेक्ट होगा। तो ग्रेजुअली सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन नुकसान सबको पहुंचता है।
फिर बात की मैंने इरोजन की। इरोजन क्या होती है? इरोजन होती है कि आपकी मिट्टी बह जाती है, खराब हो जाती है। और इरोजन की वजह क्या होती है? तो फिर हम एक और टर्म पे आ जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? लैक ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन। यानी कि अगर आपके दरख्त कम पड़ने लगे, आपके पौधे कम पड़ने लगे, तो उस वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी कि प्लांट्स की कमी होने लग जाती है। अब प्लांट्स की कमी के बहुत से रीजंस हैं। लोग दरख्त काटते हैं पेपर बनाने के लिए, लोग दरख्त काटते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, लोग दरख्त काटते हैं फॉसल फ्यूल के तौर पे यूज करने के लिए। मतलब अगर आपके घर में गैस नहीं आ रही और आपने आग जलानी है तो उस पर्पस के लिए भी दरख्त काटे जाते हैं, फर्नीचर के लिए, पेपर के लिए, और इसके अलावा भी बहुत से यूजेस हैं जिनके लिए दरख्त काटे जाते हैं। लेकिन दरख्त के काटने से क्या होता है? अब जब दरख्त काटे जाते हैं तो वो जो मिट्टी होती है उस दरख्त को जिसने होल्ड किया हुआ होता है वो भी वहां से हट जाती है। अब अगर कोई फ्लड आता है, नॉर्मली ये कंसेप्ट है कि अगर दरख्त ज्यादा होते हैं और कोई फ्लड आ जाता है या कोई भी आफत आ जाती है तो उस वजह से प्लांट्स या ट्रीज इतना स्ट्रांगली होल्ड करते हैं उस सॉइल को, अपने इर्द गिर्द की सॉइल को, कि वो बह नहीं जाती पानी के साथ। लेकिन अगर आप अपने प्लांट्स को काट दो, आप अपने ट्रीज को टोटली काट दो, तो फिर वो सॉइल वहां से पानी के साथ आगे की तरफ चली जाती है। इसको हम कहते हैं इरोजन, कि आपकी जो मिट्टी है वो एक जगह पे नहीं रहती, इट कीप्स ऑन ट्रेवलिंग। इसके बहुत से नुकसानात होते हैं। अब जहां जहां वो पानी जाएगा साथ साथ वो सारी मिट्टी जाएगी, उस वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा, उस वजह से नुकसानात भी ज्यादा होंगे। फिर अगर किसी खेत की बात कर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस फ्लड्स आते हैं, आपकी मिट्टी साथ ही बह जाती है, फिर दोबारा फसल उगाने के लिए ऐसी जमीन यूज करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उससे मजीद प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इरोजन, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। पाकिस्तान और इंडिया के बाद हम बात कर लेते हैं नेपाल और भूटान की, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं, और इनमें भी ऑलमोस्ट यही प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में हैं। यही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं ये लोग भी फेस कर रहे हैं। मालदीव्स कोरल माइनिंग। अब मालदीव्स में एक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, कोरल माइनिंग। कोरल क्या होता है? कोरल होते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो कि समंदर में होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड होते हैं। तो पिछले कुछ अरसे में क्या हुआ कि मालदीव के लोगों ने इनको समंदरों से निकाल कर यूज करना शुरू कर दिया फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, जिस वजह से ये कोरल्स कम पड़ना शुरू हो गए या एक्सटेंट होना शुरू हो गए। फिर ग्रेजुअली स्टेप्स लिए गए और कोरल माइनिंग को रोका गया, क्योंकि कोरल माइनिंग की वजह से समंदरी मखलूक को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। देन लेट्स टॉक अबाउट चिपकू मूवमेंट। नाम मजे का है लेकिन इट वाज अ मूवमेंट जो कि शुरू की गई थी इंडिया में, इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल। और शुरू क्यों की गई थी? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट, अपने जंगलात को बचाने के लिए। क्योंकि एक टाइम आया जब इंडिया और नेपाल में जो जंगलात थे उनको बहुत तेजी से खत्म किया जाने लगा, दरख्तों को बहुत तेजी से काटा जाने लगा। तो इर्द गिर्द के लोगों ने, उधर जो गांव थे उनके लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस चीज को रोकेंगे। तो उन्होंने शुरू की चिपकू मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन 1973। और इसको चिपकू मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि जिस भी दरख्त को कटर्स काटने लगते थे वो उस दरख्त को घेर लेते थे और उसके साथ चिपक जाते थे कि पहले हमें काटना होगा और फिर आप दरख्त को काट सकते हो। तो इस वजह से जो डिफॉरेस्टेशन या आप कहने के फॉरेस्ट को काटने का जो एक सिस्टम चल पड़ा था वो रुक गया। Then there are certain organizations as well जो environmental damage को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए काम करती हैं। उनमें से एक है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट
प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस और भी बहुत सी चीज़ों पर काम करती है, फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, फॉर राइट्स ऑफ एल्डर्स, इमिग्रेंट्स के राइट्स के लिए, रिफ्यूजीज के राइट्स के लिए। तो उनकी एक और ब्रांच है जो कि एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। ऐसी और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हर मुल्क में कुछ अपनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन चीज़ों के लिए काम करती हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई? इट वॉज सेट अप इन 1973। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन पर रिसर्च करनी है, उसके बारे में इंटरनेट से थोड़ा बहुत पढ़ना है, रीडिंग की आदत डालनी है खुद को, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ें, उसको जहन में रखने की कोशिश करें ताकि आपका जनरल नॉलेज भी बढ़े। सिर्फ कोर्स बुक से पढ़ना काफ़ी नहीं होता, सो ट्राई टू रीड एक्स्ट्रा वर्क्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।